एक डिप्रेशन क्यों होता है, मैं आज आपके सामने एक एक्सेप्ट करता हूँ और चीज़ बताने जा रहा हूँ। इन सारे कामों में जब सोशल वर्क करते हैं ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने सबसे पहले दादी की रसोई का एक पहला उसूल ये था, हम एक जगह निश्चित करी थी हम यहाँ खड़े होकर बांटेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम आज यहाँ बांट रहे हैं कल वहाँ बांट रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ साहब आप खाना खाएंगे, मुझे क्यों पूछना चाहिए, भूखे को आना चाहिए ना, प्यासे को कुएं के पास आना चाहिए, कुआं प्यासे के पास क्यों जाता है। कोई 5 रुपए नहीं कमा रहा है तो उसको तो बिल्कुल पैरासाइट है वो तो हमारे ऊपर। तो मेरा ये कहना होता था उसको यहाँ बर्तन धोने के लिए बैठा देता हूँ मैंने कहा यहाँ बर्तन धोने पूरा महीना खाना खिलाऊंगा। तो आज हम आए हुए हैं दादी की रसोई में। ये रसोई अपने आप में ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे खाना खाने के लिए आपको सिर्फ 5 रुपये देने होंगे। अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आप 10 रुपये में यहाँ पे कोई भी कपड़ा लेके जा सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं यार, ये कपड़े बिल्कुल एक अच्छी कंडीशन में हैं बिल्कुल, और यूज़ करने में वाली कंडीशन में है। देखने के चक्कर में इनका प्रेस खराब हो जाता है। और ये कपड़े आते कहाँ से हैं आपके पास? ये सर ऐसे दान में आते हैं, कोठी से जैसे देते हैं, धो के प्रेस करके देते हैं। मैंने वहाँ पे जाके खाना खाया और यकीन मानिए 5 रुपये में आपको इससे बढ़िया खाना कहीं नहीं मिलेगा। खाना कैसा है? एकदम बढ़िया। हाँ ठीक है। रोज आते हो यहाँ पे खाना खाने? हाँ रोज खाना आते हैं। और 5 रुपये का खाना आपको कहीं और मिलता है? नहीं, कहीं और नहीं मिलता ना। बढ़िया। दूसरी बातें पानी भी मिलता है, ठंडा पानी मिलेगा। पानी भी है, शरबत भी है, वहाँ पे मशीन भी लगी हुई है दूसरे पानी वाली भी। वहाँ पे नॉर्मल पानी के साथ साथ यहाँ पे शरबत वाला पानी और यहाँ पे ठंडे पानी के लिए भी है। ये सैनिटाइजिंग की मशीन है, मतलब पहले हम लोग सारा सैनिटाइज करते हैं यहाँ पर। ओके सर। बाहर अंदर, और जब ये दादी की रसोई खत्म हो जाता है इस समय उसके बाद फिर सैनिटाइज कराते हैं। मतलब स्टार्टिंग में आप सिर्फ वहाँ पे अकेले आप वहाँ पे होते थे, आप होता था एक आपके साथ एक और आदमी। अब प्रॉपर आपके पास पूरी टीम हो गई है। मतलब 5 साल हमने वहाँ करा, 5 साल बाद हम लोगों ने यहाँ शुरू करा। ये राष्ट्रपति जी ने प्रोत्साहन दिया था हमें, केबीसी का आपने देखा ही है। हाँ जी अमिताभ बच्चन जी के ऑटोग्राफ्स हैं, रवीना टंडन जी ने। यस सर। ये संजय कोठारी जी आपके सीबीसी अपने, उन्होंने राष्ट्रपति जी की चीफ सेक्रेटरी थे उस समय। सबसे पहले सर आपकी सर एक्सपीरियंस के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आपका इससे पहले आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस वगैरह आपकी क्या है? मैं नोएडा में आया था 1984 में, और मेरा दवाइयों का व्यवसाय है। यहाँ पर 2 रिटेल काउंटर्स हैं, और सोशल सर्विस इत्तेफाक से मेरे को इसलिए मौका मिला, मेरे फादर जो हैं फ्रीडम फाइटर थे, और महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज़ गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबके साथ उन्होंने काम करा। और उनके एक ऑटोग्राफ बुक है हमारे पास में, उनकी सभी की ऑटोग्राफ्स हैं उसमें। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करा, कभी भी कुछ होता था वो कहते थे बेटा इस काम को करो। तो ये 25 साल से अनवरत रूप से चल रहा है इस तरह का काम। जैसे आप पोस्टमार्टम हाउस के लिए हम लोगों ने डीप फ्रीज़र लगवाया, AC लगवाया, जनरेटर लगवाया, वहाँ पर पूरा नोएडा स्टेडियम हम लोगों का डेवलप करा हुआ है नेचुरल अथॉरिटी के साथ में मिलके। और बिहार में बाढ़ आई थी तो मैं यहाँ से ट्रक लेके खुद गया था, वहाँ पर जाके एक बनबन की जगह पूर्णिया के आगे, वहाँ जाके हम लोगों ने बांटा था। उत्तराखंड में जब केदारनाथ वाला हादसा हुआ तब मैं पहुँचा था वहाँ पर, 16 तारीख की रात में हुआ, 20 तारीख में सबसे पहले हम ही पहुँचे थे। जब लोग निकल नहीं पा रहे थे हम तब पहुँचे थे वहाँ पर। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक दिन का प्रयास नहीं है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी करते रहे। स्कूल्स के लिए हमने बहुत काम करा, जो स्कूल का फ़ी हाइक का आंदोलन है सन 2009 में सबसे पहले मैंने शुरू करा था। सन 2002-3 के आसपास की बात होगी। कुंभकोणम आंध्र प्रदेश में आग लगी थी, 400 बच्चे चले थे। तो उसके बाद हमने यहाँ एक कमेटी बनी थी, उसमें मेरा नाम था, एक फायर स्टेशन ऑफिसर थे, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे। तो सारे स्कूल्स को हम लोगों ने जांचा परखा और उनको सजेशंस दिए थे कि बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए। ट्रैफिक के लिए बहुत काम करा। पॉलीथीन जो ये आजकल आप देख रहे हैं, ये हमने 2007 में शुरू करा था, पॉलीथीन खात्मे का एक अभियान। तो ऐसा नहीं है ये पहला प्रयास था। तो इसी प्रयास में एक कड़ी ये भी थी, मदर की थोड़ी सी इच्छा थी कि मेरे हिस्से का खाना खिला दिया करो। तो बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा है, आप इतने सारे काम करते हैं, यही शुरू कर देते हैं। अब खाने का आइडिया नहीं था, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो एक पीछे कुक था हमारा, उससे बात करी, उसने कहा मैं बना दिया करूँगा 2 घंटे सवेरे। तो उसे पार्ट टाइम रखा।
दिक्कतें आती हैं, सब चीज़ में आती है जब आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन ठीक है, ऊपर वाले का नज़र सीधी होनी चाहिए। तो हमने तो शुरुआत कर दी थी 1.5-2 साल, किसी को जो ये इतना फेमस हुआ है ये ऐसा कुछ लगा भी नहीं। और 36 रुपये किलो दाल होती थी, 3 महीने बाद ही देखा तो वो 180 रुपये 190 रुपये किलो दाल पहुंच गई थी। सन 2015 की बता रहा हूँ, 21 अगस्त 2015 को शुरू करा था। तो दिक्कतें तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं हर चीज़ को एंजॉय करता हूँ। जब मैंने कोई ये काम कर रहा हूँ, आपने देखा यहाँ पर, मैं एंजॉय करता हूँ। और अगर मैं काम समझ के करूँगा तो शायद मैं थक जाता। अभी भी इतने मस्ती के साथ काम करते हैं, एक फैमिली सी बन गई है। बेटा मेरा बाहर सेटल्ड है हांगकांग में, बेटी मेरी एक मीडिया लाइन में है, सीनियर एडिटर है एक चैनल में। तो मैं और मिसेज इसी काम में लगे रहते हैं अपने। वैसे 5 रुपए में खाना अवेलेबल करना एक इम्पॉसिबल सा लगता था, मतलब इसको कैसे पॉसिबल कर किया, और 5 रुपए में ही क्यों? फ्री के खिलाफ रहा हूँ मैं शुरू से। मैं 2 चीज़ों के खिलाफ रहा हूँ, एक फ्री और एक ये जो रिजर्वेशन है। मैं कहता हूँ आदमी को थोड़ा सा चीज़ें सस्ती कर दें, इजी कर दें, और वो सारी चीज़ें उस लेवल पे कर देनी चाहिए। अब जैसे अपने 5 रुपए में हम लोग खाना दे रहे हैं, एक आदमी को लगना चाहिए, स्वाभिमान रहना चाहिए। आप किसी को भी भीख देते हैं ना, तो आप उसकी बेइज्जती ज़्यादा कर रहे हैं और उसको एक आदत गलत डाल रहे हैं। हट्टा कट्टा होता है। मेरे पास भिखारी आते हैं, कई बार होते हैं, आप लोग जैसे सेंटिमेंटल हैं कि इनको किसी पे 5 रुपये नहीं है। तो मैं कहता हूँ जिसपे 5 रुपये कमाने की कुव्वत नहीं है वो तो धरती पे बोझ है भाई। वो अगर कोई 5 रुपये नहीं कमा रहा है तो उसको तो बिल्कुल पैरासाइट है वो तो हमारे ऊपर। तो मेरा ये कहना होता था, उसको यहाँ बर्तन धोने के लिए बैठा देता हूँ मैंने कहा यहाँ बर्तन धो दे, पूरा महीना खाना खिलाऊंगा। बोला भाई साहब मेरे से बर्तन नहीं धुले जाएंगे। मैंने कहा झाड़ू ले ले भाई, तू ये झाड़ू लगा दे यहाँ पर। वो भी नहीं करूँगा जी मैं। मेरे साथ खड़े होकर सेवा कर दे भाई तू। वो भी नहीं करूँगा, मुझे भीख दे दो। क्यों दे दो भाई? तो इसका मतलब ये लोग काम नहीं करना चाहते। मैं और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम इस उम्र में इतने खड़े होकर कर रहे हैं, वो हट्टा कट्टा आदमी करने को तैयार नहीं। इसका मतलब हमने गलत आदतें डालनी है। तो ये फ्री के खिलाफ मैं शुरू से रहा हूँ। 5 रुपये में 5 रुपये कुछ भी नहीं है आज की डेट में। तो उसे देसी घी का खाना दे रहे हैं, बासमती चावल है, आपने देखा, रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है, फ्रूट्स भी है। बच्चे उसके साथ में हैं तो उसे फ्रूटी पिला देते हैं, या चॉकलेट्स दे दी, या बिस्किट के पैकेट्स रखे हुए हैं। तो 5 रुपये में आप उसे 70 रुपये का सामान दे रहे हैं, और उसके बाद वो कहता है कि साहब मैं 5 रुपये नहीं है। तो ये तो गलत है। मेहनत करके कमाने की आदत रहनी चाहिए। और बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, यहाँ कोई भिखारी नहीं आता है। कोई खिलाने की कोशिश भी करता है तो मना कर देते हैं, कहते हैं 5 रुपये हम अफोर्ड कर लेंगे। और मैं कहता भी हूँ, कोई कहता है कि मैं भी ये 4 आदमी को 20 रुपये देते हैं हमारी तरफ से खिला दिए, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 स्टार रेस्टोरेंट है, 5 रुपये में ये अफोर्ड कर सकते हैं। ये 300 रुपये प्लेट वहाँ नहीं खा पाते। अब इन चारों को वहाँ ले जाओ बेटा। मैंने कहा अंकल जी के साथ वहाँ जाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो अंकल जी वहाँ नहीं ले जाएंगे, यहाँ 5 रुपये में खाना खिलाने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो हम लोग खिला ही रहे हैं भाई, ये भी सब्सिडाइज रेट है। तो ये कुछ एजुकेट कराएं लोगों को। सर आप केबीसी में भी गए थे, अमिताभ बच्चन से मिले, तो वहाँ पे जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे जाने का? देखिए कोई भी अच्छा काम होता है तो अप्रिशिएट करते हैं, और जब इतने बड़े बड़े लोग करते हैं, राष्ट्रपति जी ने जैसे अप्रिशिएट करा, अमिताभ बच्चन जी ने, रवीना टंडन जी तो साथ ही थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, और जब कैमरा बंद हो जाता था तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। तो अमिताभ जी तो मतलब कमाल है उनका, भाषा पे जो ऐसा नियंत्रण है वो तो कभी सोच भी नहीं सकता कोई आदमी। और अमिताभ जी ने कहा कि ईश्वर की देन है, ये इतना बड़ा सेंटेंस और अमिताभ बच्चन जी के मुंह से निकला। तो मैंने कहा आपके मुंह से मेरा नाम निकल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और आप तो इसके 4 कदम आगे निकल के बात कर रहे हैं। रवीना जी ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करी। तो अच्छा काम कोई भी करोगे, आप अच्छा काम करोगे, कहीं कोई काम करोगे तो अप्रिशिएट तो करेंगे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे जो लगता है दादी की रसोई, मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो पूरी देश विदेश में और आज 30-40 करोड़ व्यूज़ हैं इसके, उसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत बड़ा काम लगता था, मुझे भी लगता था जब मैंने शुरू नहीं करा था। तो लोगों को बड़ा लगा, ये सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने तो, कि यार 2 भगोने लेके 500 आदमी को खाना खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके बाद कई लोगों ने शुरू कर लिया है ये चीज़। 400 से ज़्यादा आदमी, और हर दिन केबीसी के बाद में तो हर दूसरे दिन फ़ोन आता है, अंकल हम भी करना चाहते हैं। यंग बच्चों को मैं मना कर देता हूँ कि अपना कैरियर बनाइए। जो मेरी उम्र के लोग हैं उनसे ज़रूर कहता हूँ कि अपने रिटायरमेंट में अपने सारा पार्क में इधर उधर की बातें करके क्या फ़ायदा है यार। तो कम से कम 2 घंटे यही काम कर लें, क्रिएटिव हो जाता है, 2 लोगों को खाना मिल जाता है, और अच्छा लगता है कि हाँ लोगों में ये हुआ कि बहुत सिंप्लीफाइड
वे में कोई भी बना के दे सकता है, 50 आदमी से शुरू कर सकता है, और मतलब खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये लोगों को समझ में आया, और शायद दादी की रसोई इसलिए फेमस भी हुई। अब गर्मी आ रही है, मैं देख रहा हूँ बाहर अम्ब्रेला लगे हुए हैं, शरबत का इंतज़ाम हो रखा है, अंदर भी इंतज़ाम किए हुए हैं। अंदर हमने एसी का इंतजाम करा था कि अंदर बिठा के खिलाएंगे। हिंदुस्तान का पहला 5 रुपए का एसी रेस्टोरेंट बनाया था ये हमने, लेकिन कोरोना के चक्कर में अंदर नहीं बिठा पाए, तो फिर हमने ये अम्ब्रेलाज लगाया। अभी तक तो सर्दियाँ चल रही थी, 15 दिन पहले, होली से पहले तक तो, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ी थी अम्ब्रेलाज लगाए। फिर लगा कि यहाँ पे भी दिक्कत होगी, तो 2 पंखे, कूलर वूलर भी लगती हैं कि अगर अंदर नहीं बिठा पा रहे हैं गवर्नमेंट की सख्ती की वजह से, तो बाहर कम से कम ये एटमॉस्फेयर दे दें। आपने देखा पानी के लिए भी डिस्पेंसर लगाया है, बहुत ठंडे पानी का भी इंतजाम है, रूह अफ़ज़ा भी है, प्लेन वाटर भी है, और जो फैसिलिटी 5 रुपये में हम सोच सकते हैं वो सारी देने की कोशिश कर रहे हैं। सर वैसे मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपकी ऐसे वीडियोस कवर करना चाहते हैं, आपका ये प्रोजेक्ट कवर करना चाहते हैं, तो कैसे पहुंच सकते हैं, या अपॉइंटमेंट वगैरह क्या, मतलब क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए? अभी आप 12 से 2 हम लोग शुरू करते हैं, 12 बजे शुरू होता है, 2 बजे तक रहता है। कभी भी आइए, खुद देखिए। और मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ कि बगैर अपॉइंटमेंट के आइए। जैसे आप आए हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। अब आप आए हैं तो मैं आपके लिए अलग से देसी घी का नहीं बना रहा हूँ या अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो अचानक आइए, अच्छा लगेगा। और किसी के पास भी जाएं, अचानक जाइए, अचानक सवाल पूछिए। अगर आपके सवाल मुझे पहले पता लग जाएंगे तो मैं पहले दिमाग तैयार कर लूँगा, मुझे ये जवाब देना है। इन सारे कामों में जब सोशल वर्क करते हैं, ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। जो कि हमने सबसे पहले दादी की रसोई का एक पहला उसूल ये था, हम एक जगह निश्चित करी थी, हम यहाँ खड़े होकर बांटेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम आज यहाँ बांट रहे हैं, कल वहाँ बांट रहे हैं। मैं क्यों जाऊँ साहब, आप खाना खाएंगे, मुझे क्यों पूछना चाहिए? भूखे को आना चाहिए ना, प्यासे को कुएं के पास आना चाहिए। कुआं प्यासे के पास क्यों जाता है? जब ये कंसेप्ट कहते हैं कि आज हम इस झुग्गी में जाके बांट रहे हैं, आज क्यों बांट रहे हैं भाई, उसका मिसयूज़ ज़्यादा होता है। तो ये पहला दिन जब हम लोगों ने फैसला करा था कि लोग हमारे पास आएँ, जिसको भूख लगेगी। तो अब लोग कहते हैं कि साहब दूर से कैसे आएगा? अरे मुरथल के पराठे खाने चले जा सकते हो, चांदनी चौक की चाट खाने जा सकते हो, चाचा के भटूरे खाने जा सकते हो, तुम इतनी दूर दूर है। और खाने के लिए जो अच्छा खाना है तो आएंगे अपने आप लोग। तो ये मेरा कंसेप्ट है। स्टार्टिंग में सर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आप होते थे, आपके साथ एक पर्सन, एक कुक और होता था, और कोई नहीं था। लेकिन अब देखते हैं अब आपके पास एक प्रॉपर एक टीम बन चुकी है। मैं एक्चुअली क्या था कि पहले दुकान के सामने ही लगाते थे, सड़क पे लगाते थे हम लोग, तो आराम से हो जाता था। अब जब सबने दुकान ली है, ये जो रेस्टोरेंट वाला कंसेप्ट बनाया है, तो इसमें लोग भी बढ़ गए ना। अब पहले और अब में डबल का फ़र्क आ गया है। तो नेचुरल टीम भी बनानी पड़ती है। और फिर मैं, एज फैक्टर भी है, मैं आगे तक की सोच के चल रहा हूँ। और अगर मुझे कहीं आना जाना पड़ता है, मेरा दवाइयों का भी काम है। देखिए, हम ये 5 रुपये में खाना, 10 रुपये में कपड़े, और यहाँ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के माध्यम से हम लोग जेनरिक मेडिसिन में दे रहे हैं दवाइयाँ, जो कि बहुत सस्ती हैं। और नोएडा में शहर के अंदर मेरा ही काउंटर है, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो कभी वहाँ जाना होता है, कभी कपड़े के काउंटर पे, कभी इधर। तो फिर टीम तो चाहिए। पहले इतना बड़े काम नहीं कर रखे थे। और ये सभी अपनी इच्छा से वो कर रहे हैं, इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, लड़के इसलिए कर देते हैं। इनको मतलब थोड़े बहुत पैसे भी देता हूँ मैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये क्यों करेंगे समाज सेवा? तो पेड एम्प्लॉइज़ हैं, तो इनको लगता है कि समाज सेवा के साथ साथ हमें पैसे भी मिल रहे हैं। आपने बर्तन धोने वाले देखे, बुजुर्ग लोग हैं, वो सारे के सारे आते हैं, करते हैं। मैं अपनी तरफ से भी उनको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों को मैक्सिमम रोज़गार भी इसी बहाने मिल रहा है और लोगों को खाना मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। सर जब मैंने अपने दोस्तों को बोला था कि मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उन अंकल के पास जो 5 रुपये में खाना देते हैं, तो उन्होंने कहा वही अंकल जो आइंस्टाइन जैसे दिखते हैं। तो इस लुक के पीछे क्या राज है? या कुछ खास नहीं। मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा दवाइयों का व्यवसाय रहा है शुरू से। तो मैं एक बार मार्केटिंग के लिए हमें सिखाया गया था उस समय, 1977-78 की बात है। देवलाली एक जगह बॉम्बे के आगे, वहाँ हमारी ट्रेनिंग कैंप चला था। तो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमें ये सिखाया गया था कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज होना चाहिए जो आदमी को एकदम से याद रह जाए। तो मैं उस टाइम पे फ्रेंच कट रखा था मैंने इन यूथ में। अब जैसे आपने दाढ़ी बढ़ाई है, किसी ने बाल ऐसे करें, किसी ने, तो ये बाल जो बढ़े वो इत्तेफाक से गलती से ही बढ़ गए। जो नाई के पास गया था तो 400-500 रुपये मांगते थे। मैंने कहा यार इतने पैसे मैं तो अफोर्ड कर नहीं सकता। और मूंछें पहले से थी मेरी, तो धीरे धीरे बढ़ते रहे, इधर से कम होते रहे, उधर से बढ़ते रहे, तो वो सब वो लुक अपने आप ही बनता चला गया। तो मैं हर महीने ये सोचता हूँ कि मेरे 500 रुपये बचना है, और उस 500 रुपये बचने के चक्कर में एक लुक सा बन गया है।
बन गया मतलब कैसे बना ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि दूर से पहचान में आ जाता आदमी इस बहाने आइंस्टीन जो आपने बताया। नहीं सर, आप में बहुत अच्छी लुक है सर आपकी। क्वेश्चन हो गया। सर अब सर आपका ये आपने ये स्टार्ट कब किया था और ये स्टार्ट करने का पर्पस क्या था? मतलब आपके क्या मन में ख्याल आया कि आपने ये स्टार्ट करने का शुरू सोचा? एक्चुअली क्या था, मैंने बताया कि बहुत सारे सोशल काम करे थे, तो मम्मी की इच्छा थी थोड़ी सी, तो जब उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा पापा दादी की इच्छा है, दादी की रसोई शुरू कर देते हैं, तो दाल चावल और अचार से शुरू करा था हम लोगों ने। अब लोग जुड़ते रहे, किसी को जन्मदिन मनाना था, मैंने कहा तुम रसगुल्ले दे दो भाई आज। फिर उसी दिन एक और साहब आ गए, कहने लगे आज मेरा भी जन्मदिन है, मैंने कहा तुम पेड़े बांट दो भाई। किसी ने कहा मेरे को अपनी दादाजी की याद में कुछ करना है, तुम रोटी करो। तो धीरे धीरे जब लोग जुड़ते गए तो आइटम जुड़ते रहे। आज भी दाल चावल अचार मैं अपने पास से देना पसंद करता हूँ। जो भी अगर डोनेशन आती है तो मैं डिफरेंट चीज़ों में खर्च करना चाहता हूँ। जैसे अब ये एसी वाला है, मैं तो नहीं कर सकता ना, जब लोगों की डोनेशंस बंद हो जाएंगी मैं फिर सड़क पर चले जाऊँगा। लोगों को दाल चावल नहीं हो जाए, एक्चुअली बेसिक चीज़ लोगों को दाल चावल अचार मिल जाए, यही बहुत है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है ना, अगर मिल रही है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलेंगी तो कम से कम वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ईजिली कर सकता हूँ। तो मेरा अपना कंसेप्ट यही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। अब कपड़े एक से एक बेहतरीन आते हैं। शादी के लहंगे कुर्ते आपके माध्यम से कहूँगा मेरे पास 15-20 हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए के लोगों ने बनवाए, दोबारा तो पहनते नहीं हैं। और शेरवानीज़ बहुत अच्छी हैं, तो कभी किसी को शादी में जाना हो, शादी करनी हो तो हमारे यहाँ से ले सकते हैं। शादी करिए, ड्राई क्लीनिंग करा के वापस ले लेते हैं। तो ये नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं अपने, और ये लोगों पे कंसेप्ट जा रहा है। पूरे इंडिया में बहुत इस तरह का कंसेप्ट चल पड़ा। लोगों ने कपड़े का भी काम शुरू कर दिया इसी तरह से ले लेके अपने। अब कपड़ों का करोगे क्या, ब्रांडेड होते हैं, मन से उतर जाते हैं, फटते नहीं हैं, क्या करोगे, गरीबों के कमाते हैं। लोग अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी मैंने देखा है एक आदमी अपनी किसी ओकेज़न के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ऐसे अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, और कैसे करते हैं, और इस आप हम अगर किसी को करना कंट्रीब्यूट तो वो कैसे कर सकता है यहाँ पे? देखिए कंट्रीब्यूशन मैं शुरू से कहता हूँ, जो पंच लाइन है हमारी, दान हमेशा चल के दिया जाता है, मांगी हमेशा भीग जाती है। हमने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। क्यों मांगे हैं? समाज सेवा कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ, मेरे को इतना दान दे दीजिए। क्यों दे दीजिए भाई, मेरे समाज सेवा कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है इसलिए कर रहा हूँ। लोग आए, अब जो साहब आप बता रहे हैं उन्होंने देखा, अपने हाथ से सेवा करी, ये मौका बहुत कम मिलता है। ये मौका उनको मिला, उन्होंने खुद यहाँ आके सेवा करते हैं। और ये मैं हर एक से कहता हूँ कि अगर अपने बुजुर्गों की याद में कर रहे हैं, अब बच्चों से खास तौर से कहता हूँ, किसी बच्चे का जन्मदिन है या उनके पेरेंट्स का जन्मदिन है, तो उनसे कहता हूँ बच्चों को लाइए। बच्चे यहाँ पर खड़े होकर बांटेंगे तो एक जो हमने एक संस्कार शुरू करें उन्हें याद रहेगा। छोटा बच्चा जिस टाइम है कि हाँ एक अंकल के साथ बांटते थे, जब जवान होगा फिर बुढ़ापे में आएगा तो मेरी उम्र में आके, तो ये जो चीज़ें हैं ना ख़त्म नहीं होंगी। जो समाज से हमने संस्कार लिए वो समाज को वापस भी दे रहा हूँ मैं आज की डेट में, और वो संस्कार जिंदा रहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आज की 21वीं सदी में तुम लोगों को तो ये सब याद भी नहीं था। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, अगर आप 40 करोड़ भी मिनिमम व्यूज़ मानते हैं तो उसमें 80% व्यूज़ जो हैं वो यूथ के हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। यूथ का मतलब है कि वो अगले 100 साल तक अब ये कंसेप्ट चलेगा। आप यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो इस चीज़ के लिए। यूथ को कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है मुझे। यूथ को ऐसा लगता है कि होप ख़त्म हो गई थी कि या मतलब इस देश में या कहाँ पर हम किस युग में जा रहे हैं। और वो जो है ना पुरानी संस्कार की चीज़ें हैं ना, जब अच्छे वे में मिलती हैं, जैसे कोई भी बचपन में पोएम गा के सुनाते थे तो याद हो जाती थी, तो उन्हें लगा यार ये आपने मस्ती के साथ काम करते हैं अंकल। अब यहाँ तुमने देखा डांट डपट ये वो हंसी मजाक सब चलता रहता है। एक तो डिसिप्लिन भी दिखा देते हैं। आपने देखा यहाँ सिविक सेंस बहुत दे रहा हूँ। आपने देखा 5 रुपये का सिक्का हाथ में रखता है आदमी, लाइन में लगता है, पूरी गाड़ियाँ, आपको एक भी उल्टी सीधी गाड़ी लगी नहीं लगेगी। लोग क्या करते हैं 3 गाड़ी की पार्किंग खा जाते हैं। आपके माध्यम से कर रहा हूँ, गाड़ी आजकल बहुत हो गई है, गाड़ी ठीक से लगाना सीखिए आप लोग। अब गाड़ी ठीक से लगाते नहीं, और फिर आपको जब पार्किंग नहीं मिलती आप कहते हैं कितना बदतमीज आदमी है, देखिए कैसे लगा गया, और वही बदतमीजी आप खुद कर रहे होते हैं। यहाँ नहीं मिलेगा आपको एक भी आदमी ऐसा। ये इसमें टाइम जरूर लगा, लेकिन एक रिक्शा वाला भी ना, एक दिन बड़ा इंटरेस्टिंग केस था कि एक गाड़ी वाला आके उल्टा लगा के जा रहा था, बोले दादी की रसोई में जाना है, मैं वहीं खड़ा था, तो बोला ये हाँ जी, तो कहने लगे खाना नहीं मिलेगा वहाँ, पहले गाड़ी ठीक से लगाओ। तो अब रिक्शा वाला गाड़ी वाले को समझा रहा है, ये बहुत बड़ा चीज़ है।
मैंने आते ही सबसे पहले नोटिस किया था सर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है हर चीज़ में। वहाँ पे एक आदमी बाइक लगा रहा था, सर ने वहाँ पे बाइक नहीं लगाने दी। मतलब सर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है इस चीज़ में। और सर आपके जो मैं मील लिखता हूँ सर, चावल होते हैं उसमें ऐसे कार्ब सोर्स हो गया, चने हो गए, प्रोटीन सोर्स हो गया, ऐसे हर तरह के सोर्स, मतलब एक ऑल ओवर एक मील हो जाता है, प्रॉपर मील हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं डेली खाऊं यहाँ से तो मैं मोटा हो जाऊंगा? देखो, मोटा पतला जब मैं जवानी में था तो तुमसे भी दुबला होता था और अब मैं दुबला होने की कोशिश करता हूँ, होता ही नहीं हूँ। तो ये खाना पीना मस्ती से खाइए और अपने जो एक्सरसाइज हैं उनको जरूर मेंटेन रखिए आप। मैं अपने टाइम में स्पोर्ट्समैन था, टेबल टेनिस चैंपियन था, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा हूँ मैं अपने टाइम का। अभी भी 1-1.5 घंटा सवेरे वर्कआउट करते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि नोएडा के अंदर किसी से भी मालूम करेंगे तो यंग बच्चा जो है, पहला गेम मेरे से बैडमिंटन में अभी भी नहीं जीत सकता। तो फिजिक अपनी जगह है, एक्सरसाइजेज अपनी जगह हैं और अपनी सेहत पे ज़रूर थोड़ा सा टाइम दीजिए। और सर बहुत सारे यूथ अपना करियर के लिए फोकस्ड हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे यूथ स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हर तरह के प्लेटफॉर्म्स यूथ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूथ के बारे में आपका क्या मैसेज है कि वो किस तरीके से काम करे और चीज़ों को संभाले? मैं एक डिप्रेशन क्यों होता है, मैं आज आपके सामने एक एक्सेप्ट करता हूँ और चीज़ बताने जा रहा हूँ, तुम भी शॉक करोगे। मैं इंटरमीडिएट में फेल हुआ था और मैं चूँकि टेबल टेनिस खेलता था। मैं हर एक से कहता हूँ, मैं बहुत जगह सेमिनार्स में मेरे को इनवाइट करा गया है मोटिवेशनल टॉक्स के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट देने में कहीं कोई कमी ना करें। उसके बाद फेल हो रहा हूँ तो साला मैं क्या करूँ यार, मेरा बेस्ट था ये तो। अब आप इंटरव्यू मेरा बेस्ट ले रहे हैं, अब मैं तुम्हें कहता हूँ यार बेकार है यार, तुम्हारे क्वेश्चन बेकार थे। अब तुमने तो बेस्ट करा ना, अब इसमें डिप्रेशन में जाने का मतलब क्या है? ये है ही नहीं मेरी लाइन, खत्म हुई बात। मैं दोबारा कोशिश करूँगा। कोरोना वैक्सीन बनी, वो तो वैज्ञानिक तो अगले दिन ही सुसाइड कर लेता यार, बनी नहीं रही, 3 महीने नहीं बनी, 4 महीने नहीं बनी। अरे फेल तो होना ही पड़ेगा भाई, एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा। मान लीजिए क्रिकेट है, 2 बार सचिन 0 पे आउट हो जाए तो उनको चांस ही नहीं मिलती, वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा। कभी नहीं। असफलता में सफलता छुपी है, पहला उसूल। अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो कौन सी परेशानी आ गई, कौन सा पहाड़ टूट गया है, कौन कुंभ का मेला थोड़ी है, अगले साल फिर आ जाएगा। तो बेसिक चीज़ क्या होती है, इसमें कभी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ऐसे काम करे हैं, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि यार तुम्हें डर नहीं लगता, तुम मतलब हर चीज़ फेल होने के लिए करते हो। मैं कहा अगले दिन फिर पास हो जाएंगे। भाई अगला स्टेप जो है 0 से तो नहीं हो रहा। मान लीजिए आपके 20% मार्क्स आए तो अगले स्टेप में आप 20 से आगे शुरू करेंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ। सन 2012 में ऐसे ही बैठे थे हम लोग, मेरे से कहा किसी ने कि अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ते। मैंने कहा अच्छे लोगों को वोट नहीं मिलते। तो कहने लगे खड़े ही नहीं होंगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने कहा आप मेरे बारे में, क्योंकि इतने सारे काम करे, पूरा नोएडा शहर जानता है, 85 से हूँ। तो कहने लगे ठीक है। मैंने कहा इस बार मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं खड़ा हुआ और बाकायदा मेरे स्लोगन्स थे, मैं हारने के लिए खड़ा हूँ। तो मीडिया ने पूछा भाई अब हारने के लिए कौन खड़ा होता है। मैंने कहा सन 1857 की जब क्रांति की शुरुआत हुई थी तब सारे क्रांतिकारियों को पता था हमें शहीद होना है, लेकिन आज़ादी अभी नहीं मिलेगी, आज़ादी मिली 100 साल बाद। तो उन्होंने शहादत तो तब दी ना, तो मैं शहादत देने आया हूँ और मैंने साबित कर दिया। मैंने कहा मुझे 1000 वोट से ऊपर मिल गए तो मैं समझ लूँगा कि लोग अच्छे लोगों को वोट दे रहे हैं। मुझे 648 वोट मिले। अब आप ये देखिए, उसमें तो मुझे डिप्रेशन में चला जाना चाहिए था। मुझे तो डूब के मरने वाली स्थिति आ गई कि भाई एक नीचे से तीसरे पैदान पे था मैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई, जो मिलता था बोले खन्ना जी हमें यार ये उम्मीद नहीं थी, आपको बहुत कम वोट मिले। मैंने कहा आपने दिए थे? बोले नहीं। तुम्हें किस बात का गम हो रहा भाई, जिसने वोट दिया उसको गम। तो मेरा ये कहना उस पब्लिक ह्यूमिलेशन के बाद दी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 2012 8 साल पहले। और आज आप कह रहे हैं पूरी दुनिया आपको पूछ रही है। आप अपने अंदर ये रखें, और जबकि उस ह्यूमिलेशन को देखिए कि पूरा नोएडा शहर यार ये बुझ जा रहा है जिसको 648 वोट है। कितना मतलब शर्म से डूब मरता। मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए था कायदे में, लेकिन नहीं करा ना। मेरी गलती कहाँ थी ये बताओ? मैं तो बेस्ट था, तुमने वोट नहीं दिया, गलती तुम्हारी, भुगतू मैं नहीं। तो बेसिक चीज़ क्या आती है निकल के कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, असफलता में सफलता देखें। असफल हो रहे हैं, अपना बेस्ट दिया है मैंने, उसके बाद अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो मेरी कोई बची, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं।
आपको अलग अलग बड़े बड़े लोगों ने अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट किया है, तो कुछ एक अप्रिशिएशन को ऐसी होती है जो दिल में रह जाती है कि हाँ ये इस आदमी का अप्रिशिएशन मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा टच किया, तो ऐसी कौन सी अप्रिशिएशन जी जो आपको याद रहती है अभी हमेशा के लिए? मैं इन चीज़ों से कभी पैम्पर नहीं हुआ। मैं कोई तारीफ कर रहा है तो ठीक है, बुराई कर रहा है तो ठीक है। इसमें बुराई करने वाले बहुत आ जाते हैं, अरे नौटंकी है साला, छपने के लिए कर रहा है, इसे तो बस वीडियो बनवाने का शौक है इसको। मैं कभी किसी से कहता हूँ मैंने तुम्हें जानता भी नहीं था जब आप यहाँ आए, पता नहीं कहाँ से बुला बुला के ये वीडियो बनवाते हैं अपने। बहुत मैं तारीफ से कभी नहीं घबराया, और किसी ने गाली दी तब भी मैं नॉर्मल जो मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। अर्जुन वाला डायलॉग मुझे हमेशा याद रहेगा, और आप लोगों से भी कहूँगा आपके माध्यम से कि वो जो चिड़िया की आँख थी ना, बस कृष्ण भगवान के सामने उन्होंने कहा था कि बस मुझे तो वही दिख रही है, तो बस वो चिड़िया की आँख दिखनी चाहिए बस आपको। जो आपने करा इधर उधर कुछ भी कहें, और जैसे घोड़ा चलता है ना जो उसके डाल देते हैं कि बस सिर्फ रोड दिखनी चाहिए टांगे में, इधर उधर देखेगा तो बेटा तो कहीं इधर उधर भटक मत जा। लोग कहेंगे कहने तो यार, लोग तारीफ भी करते हैं, तारीफ अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो नेगेटिव कमेंट्स 10% ही लोग होंगे अगर वो नहीं, वो मुगल आजम पिक्चर आई थी उसमें था अनारकली सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे तो खुद करेंगे नहीं और दूसरे को करने नहीं देंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और आपके एफर्ट्स ठीक हैं, आपके दिल के अंदर काम करने की अगर आप सच्चे मन से काम कर रहे हैं तो किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, सब साथ देगा। सारे लोगों ने मेरे को तो ऊपर वाले की दुआ से साथ दिया है, और बहुत लोगों का प्यार मिला है, और देख ही रहे हैं आप यहाँ पर ज़िंदगी में बस एक मैं संदेश और दूंगा, मस्ती कभी मत छोड़ना। मैं अगर यहाँ ये काम कर पा रहा हूँ, सुबह से लेके लगे रहते हैं, तो आपने देखा हर जगह हर जितने भी ये पूरी फैमिली बन जाती है, हर एक के साथ हंसी मजाक सब, क्योंकि अगर आप सीरियस रह के काम करोगे तो काम 1 दिन 2 दिन 3 दिन कर पाओगे। मस्ती के साथ आप एंजॉय करेंगे, हमारे लड़के एंजॉय करते हैं, तो एक हंसी खुशी का माहौल रहता है 4-5-6 घंटे। लोग कहते हैं ये तो पिकनिक का सा माहौल है, यहाँ पर आते हैं इसकी छतरी के नीचे बैठे हंसी मजाक चल रही है सबके साथ, तो मेरा भी मन लग जाता है इस बार वरना तो पता लगा साधु बन के बैठना पड़ेगा भजन कीर्तन करने पड़ेंगे। जब मैं यहाँ पे आया था, सर ने आते ही मेरे को गाइड करना शुरू कर दिया, कहें तुम वहाँ से सिनेमैटिक शॉट लो, उस चीज़ को कवर करो, तो मतलब सर ने मुझे बहुत अच्छे से आते ही गाइड किया है। लेकिन यार इतने वीडियोस बन गए, मुझे पता है आप लोग क्या क्या करते हो फिर बाद में करोगे। मैंने कहा जब तक मैं खाना बांट रहा हूँ तो मैंने कहा बेटे तू इतना कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर लो, ये करना है तो यही सब है। तो जो अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से लिए वो शेयर करता हूँ मैं। और सर ऐसे आपकी बहुत ही ज़्यादा वीडियोस हैं, काउंट नहीं कर सकते इतनी वीडियोस हैं, लेकिन आप यानी कि कभी बोर नहीं होते यानी कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करते वक्त? बेटा ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, जो मैं आप लोगों को सीख दे रहा हूँ, या आपके वीडियो के माध्यम से अगर 50 बच्चे भी इसको सीख लें, तो मैं जो सिखा रहा हूँ वो यही तो सिखा रहा हूँ ना कि अपने में अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब नहीं है फेल ही होते रहो लेकिन मेरा कहना अपना बेस्ट दो, बेस्ट के बाद अगर फेल हो रहा हो तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। या मेरे एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करके 50 आदमी तक पहुँचा रहे हैं और उनमें से कुछ लोग बहुत आगे निकलते हैं मेरे एक्सपीरियंस से, तो यार ये मेरे लिए तो अचीवमेंट है ना। जो मैं कहना चाहता हूँ आप सबको माध्यम से, जो मेरे हर वीडियो में आपको मिलेगा, सेटिस्फेक्शन की लिमिट ज़रूर फिक्स करें आप लोग। ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, अपने से नीचे वालों को देखें, अपने से ऊपर वालों को देखें जरूर, सपना भी देखें, लेकिन जब वो सपना आप अचीव कर लें उसके बाद में समाज को देना शुरू कर दीजिए। टाटा बिरला मानीस बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर आदमी तो नहीं पहुंचता ना, हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता। तो अगर आप जिस लेवल पे सोचा है उस लेवल को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद में मस्ती के साथ में अपनी ज़िंदगी जीजिए और समाज को कुछ दीजिए आप। क्या है तो लोगों को अभिमान बचाने के लिए 5 रुपये हम देते हैं कि जैसे कोई फ्री नहीं खाए, उसके हिसाब में फ्री खा रहा हूँ, ओके, जिससे उसका स्वाभिमान बचा रहे। सही बात है। मांग नहीं कहते छूट जाए, मतलब ये बात लोगों को समझ आ गई कि स्वाभिमान रहना ज़रूरी है। जियो तो स्वाभिमान से जियो।